पहले चरण का रण तो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी 93 सीटों पर लड़ाई बाकी है। इधर 89 सीटों पर मतदान हो रहा था, उधर राजनीतिक दिग्गज प्रचार में लगे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के सानंद में रोड शो किया, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी इस बार काफी एक्टिव रही। अहमदाबाद में अरविंद केजरीवाल ने भी रोड शो किया है। इस दौरान राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। पूर्व क्रिकेटर और आप सांसद हरभजन सिंह ने भी रोड शो किया है। बीजेपी किस तरीके से हुंकार भर रही है और दूसरी तरफ आपने भी प्रचार किया है। वहीं आपको बताते चले कि आज 79 सीटों पर 788 मतदाताओं की किस्मत का दांव पर लगी हुई है किस्मत, और इसी के चलते आज पहले चरण की वोटिंग खत्म हुई। वहीं दूसरी तरफ दूसरे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। गुजरात चुनाव के दौरान चर्चा में रही पूर्व क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। मतदान के बाद रविंद्र जडेजा ने कहा कि रिवाबा जरूर लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि लोगों में बहुत ही खुशी है। जैसे मैंने कहा कि लोग एकदम उत्साही है। इस बार एक यूथ भी इसमें शामिल हो रहा है, तो उनको भी एक कहीं न कहीं उम्मीद है कि रिवाबा आएगी तो अच्छा काम करेगी जामनगर के लिए, और जामनगर की कोई जो भी अंडर डेवलप एरियाज़ है, जो भी लोगों की उम्मीद है, उस पे खरी उतरेगी। आपने अपना मताधिकार प्रयोग किया, क्या-क्या बताएंगे? नहीं, अभी मैं जाऊँगा, अभी मैं जस्ट उठा हूँ, तो बस अभी जा रहा हूँ। इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2004-2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, फिर भी गुजरात में बीजेपी को नहीं हरा सकी। क्या आपने कभी कांग्रेस को इतना परेशान देखा? क्या आपने जमालपुर में कांग्रेस को इतना परेशान देखा? कभी देखा इतना परेशान आपने कांग्रेस को? क्यों कांग्रेस परेशान है? कांग्रेस इसलिए परेशान है कि आपके वोट की कीमत और अहमियत बढ़ गई जब से मजलिस यहां पर आ गई। वरना पहले क्या था कि नहीं नहीं ये कहां डालेंगे, ये उनसे डर के, मोदी के डर से हम वोट डालेंगे। अब ओवैसी आपके दरमियान में आकर कह रहा है कि आपके वोट की कीमत है, आपके वोट की अहमियत है। ना आप मोदी अमित शाह से डरेंगे, ना कांग्रेस से डरेंगे, बल्कि आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल से डर के मजलिस को वोट देना चाहिए। इसीलिए आज कांग्रेस के लोग आपके घर पर आकर, आपके रोड पर मिलकर आपसे कह रहे हैं कि ओवैसी की बातों में मत आओ, आप हमको वोट दे दो। मैं आपके सामने ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि बार बार कांग्रेस पार्टी के लोग ये बोलते हैं कि साबिर काबुलीवाला ने 2012 में क्या किया। बोलते हैं ना 2012 में क्या हुआ, आपसे पूछते हैं ना, बोलते हैं। आप इन कांग्रेसियों से पूछो फिर 2017 में क्या साबिर काबुलीवाला ने, ये जो कांग्रेस का भी एमएलए बना, उसके लिए साबिर काबुलीवाला ने काम नहीं किया? उसको कामयाबी के लिए साबिर काबुलीवाला ने अपनी पूरी तवानाइयों को इस्तेमाल नहीं किया? और मैं कांग्रेस के लोगों को पूछना चाह रहा हूं, 2012 में अगर गुजरात में भाजपा जीती तो तुम क्या कर रहे थे? 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनी दिल्ली में, 2009 में 200 एमपी कांग्रेस के जीते, तुम गुजरात क्यों नहीं जीत पाए? जब दिल्ली में तुम्हारी हुकूमत थी तो तुम 2012 में गुजरात जीत जाना चाहिए था। अरे कांग्रेस के पापियों, तुम जब दिल्ली जीत सकते तो गुजरात क्यों हारते? तुम एक जमालपुर की सीट की बात कर रहे हो। 27 साल से भाजपा गुजरात में जीत रही है, तो क्या तुम मोदी से सेटिंग कर लिए थे? क्या तुम मोदी के गोद में बैठकर चाय में, जिसमें चाय कम दूध ज्यादा और मलाई थी, पीकर आराम से बैठ गए थे? 27 साल से भाजपा जीत रही है और तुम एक जमालपुर की सीट का हिसाब पूछते हो।
तो मैं तुमसे 27 साल का हिसाब पूछता हूं, बताओ। 2 मरतबा दिल्ली में तुम्हारी सरकार बनी, मगर तुम यहां पर गुजरात में भाजपा को नहीं हरा सके। क्यों नहीं हरा सके? सच्चाई यह है कि तुमने मोदी से कह दिया कि तुम गुजरात जीतो, मगर हमारे कांग्रेस के गांधी परिवार को कुछ मत करो। तुम सौदा कर लिए अपनी पार्टी की लीडरशिप के नाम पर। तुमने सौदा किया हमारे वोटों का। बताओ, आखिरी मर्तबा गुजरात में एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का एमपी कब जीता था कांग्रेस से? अगर मैं गलत ना कहूं तो मरहूम अहमद भाई पटेल लोकसभा का चुनाव जीते थे, उसके बाद कोई नहीं जीता। बताओ कांग्रेस। वहीं एआईएमआईएम के नेता सैयद आसिम वकर ने सीएम योगी को गोधरा वाले बयान पर घेरा है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने गोधरा का जिक्र किया, लेकिन मुसलमानों के नरसंहार का जिक्र नहीं किया। गुजरात के चुनाव में जिस तरह से आज योगी जी ने गोधरा का जिक्र किया, नमन किया, वो साफ साफ दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। योगी जी ने अगर गोधरा का जिक्र किया था तो उनको नरोड़ा पाटिया का भी जिक्र करना चाहिए था। जो मुसलमानों का नरसंहार हुआ उसका भी जिक्र करना चाहिए था। बेस्ट बेकरी जो जलाई गई, उसमें लोग जलाए गए, उसका भी जिक्र करना चाहिए था। बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे उनको रिहा किया गया। ये महिला का एक अपमान है। महिला सम्मान की बात करने वाले लोग इसका जिक्र नहीं करते हैं। अमित शाह भी गोधरा की बात करते हैं, गुजरात दंगों की बात करते हैं। तो ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतने साल की राजनीति और शासन करने के बाद आज भी उनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण, तुष्टीकरण, तुष्टीकरण और इसके अलावा कुछ नहीं। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब पूनावाला का आज नार्को टेस्ट हुआ। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आज उसका नार्को टेस्ट कराया गया। आफ्ताब को दिल्ली पुलिस आज सुबह तिहाड़ जेल से लेकर अंबेडकर अस्पताल पहुंची। आपको बता दें, आफ्ताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट में कबूल किया था कि उसने श्रद्धा की हत्या की और गुस्से में ऐसा किया। इतना ही नहीं, आफ्ताब ने यह भी माना है कि उसके और भी लड़कियों के साथ संबंध थे। आफ्ताब का मेडिकल होने के बाद सुबह करीब 10 बजे से उसका नार्को टेस्ट शुरू हुआ, जो कुछ ही घंटे में पूरा हुआ। आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, हालांकि अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई। आफ्ताब पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद से नॉर्मल व्यवहार कर रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट में भी आफ्ताब ने कबूल किया था कि उसने श्रद्धा की हत्या की और शव के टुकड़े जंगल में फेंके। बता दें कि पुलिस को मेहरौली के जंगलों से शव के 20-25 टुकड़े हड्डियों के रूप में मिले और एक जबड़ा भी मिल चुका है। इन सबकी फॉरेंसिक जांच और डीएनए टेस्ट की जा रही है। पुलिस ने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने में इस्तेमाल हथियारों को बरामद किया। ये हथियार जंगल और आफ्ताब के फ्लैट से मिले। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।